16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में काफी हंगामा देखने को मिला है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस एस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ फाइल की गई ऑलमोस्ट 70 प्लस पिटिशंस की सुनवाई करते हुए सबको चौंका दिया। आपको लगेगा कि इतने इनिशियल स्टेज में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिटेल में नहीं सुना होगा, पर यहाँ आप खुद को गलत पाएंगे। डिटेल में केस सुनने के साथ उन्होंने इस केस में एक इंटरिम ऑर्डर भी पास करने का मन बना लिया है। क्या है ये पूरा मामला? सीनियर एडवोकेट सच एस अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता के साथ साथ सीजेआई संजीव खन्ना ने इस एक्ट पर क्या टिप्पणियां दी है, सब डिटेल में देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि 17 अप्रैल 2025 की हियरिंग किन क्वेश्चंस पर बेस्ड होने वाली है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब आपको बता दें कि बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, जिन्होंने लगभग 2 घंटे तक मैटर सुना। उन्होंने कुछ प्रोविजंस पर पॉइंटेड क्वेश्चंस उठाए। पहला, क्या सभी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं रही? दूसरा, जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज कई सेंचुरी से एग्जिस्ट करती आई है, उनसे रजिस्ट्रेशन कैसे मांगा जा सकता है? सीजेआई संजीव खन्ना ने जामा मस्जिद का एग्जाम्पल दिया। तीसरा, कि क्या ये फेयर है कि जब तक गवर्नमेंट का ऑफिसर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करता तब तक प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाए? चौथा, क्या सेक्शन 2A का प्रोविजो कोर्ट के वक्फ डिक्लेयर करने वाले जजमेंट को ओवरराइड कर सकता है? और पांचवा, क्या नए अमेंडमेंट्स के बाद भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होंगे? कोर्ट ने ये भी प्रपोज किया कि जितनी भी हाई कोर्ट्स में वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करने वाली पिटिशंस हैं, उन्हें ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुना जाए। सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई खन्ना ने 2 पॉइंट्स उठाए। एक, क्या सुप्रीम कोर्ट रिट पिटिशंस एंटरटेन करे या हाई कोर्ट को भेजे? और दूसरा, लॉयर्स अपने आर्ग्यूमेंट्स का क्या फोकस रखेंगे? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट शुरू किए। उन्होंने कहा कि माय मेन पॉइंट इज दैट द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इज ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द कोर एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ पर्सन्स फेथ। दिस रिलेट्स टू द राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सेक्शन 3R का रेफरेंस दिया, जिसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल से इस्लाम फॉलो करने का कंडीशन दिया गया है। If I want to create a waqf, I have to prove that I have been practicing Islam for 5 years. But if I am already born a Muslim, why should I need to prove that? सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर के ओमिशन को भी चैलेंज किया। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता? वक्फ बाय यूजर को इलीगल डिक्लेयर करने की बात सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उठाई थी, जिन्होंने कहा कि डिलीशन ऑफ वक्फ बाय यूजर इज डेंजरस एज अबाउट 4 लाख आउट ऑफ 8 लाख प्रॉपर्टीज आर वक्फ बाय यूजर व्हिच हैव नाउ बिकम इलीगल विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन। हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पॉइंट पर कहा कि वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट का काफी मिसयूज भी हुआ है एंड दैट वी हैव बीन टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट बिल्डिंग्स इज इन वक्फ लैंड, द ओबेरॉय होटल इज इन वक्फ लैंड। वी आर नॉट सेइंग दैट ऑल वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज आर रॉन्ग, बट देयर आर सम जेन्युइन एरियाज ऑफ कंसर्न्स टू। अब आते हैं इस हियरिंग के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने नॉन मुस्लिम मेंबर्स की नॉमिनेशन सेक्शंस 9 और 14 को आर्टिकल 26 का वायलेशन बताया। उन्होंने कहा कि सिख गुरुद्वारा एक्ट और हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट में दूसरे धर्मों के लोग अलाउड नहीं होते, तो वक्फ बोर्ड में भी नहीं होने चाहिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने जब इस मामले पर एसजी तुषार मेहता से एक जवाब मांगा और सवाल किया कि मिस्टर मेहता, आर यू सेइंग दैट फ्रॉम नाउ ऑन Muslims will be allowed to be part of the Hindu endowment boards? Say it clearly. According to the law, there are 8 members who are Muslim and 2 judges might not be Muslim. The remaining members are non-Muslim. तो एसजी मेहता ने यहाँ तक कह दिया, in that case, this bench cannot hear the case either. जो सुनकर सीजेआई काफी भड़क गए थे। उन्होंने कहा, What? When we sit over here, we lose our religion. For us, both sides are the same. How can you compare it with judges? Why not have non-Muslims also in the advisory board of Hindu endowments then? पर एसजी तुषार मेहता ने समझाया कि मेजॉरिटी मेंबर्स मुस्लिम ही रहने वाले हैं। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सारे वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन पर भी क्वेश्चन किया। हालांकि सीजेआई ने रजिस्ट्रेशन पर ऑब्जेक्शन पर पूछा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर के केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर डीड होगा तो बोगस क्लेम्स नहीं होंगे। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने समझाया कि वक्फ प्रॉपर्टीज 300 साल पुरानी है, उनका डीड नहीं मिलेगा। ब्रिटिश एरा में कई वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्नर जनरल के नाम पर रजिस्टर किया गया था।
और अब गवर्नमेंट उन पर ही क्लेम कर रही है। जब सीजे संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता के सामने कंसर्न्स रेज किए अबाउट द प्रोविजो टू सेक्शन 2A, तो उन्होंने कहा कि वेयर पब्लिक ट्रस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्क से 100 or 200 years back, you turn about and say it is not work. You cannot rewrite the past of 100 years back. सीजीआई ने साथ ही ऐड भी किया कि ब्रिटिशर्स के पहले रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ही नहीं था। कई मस्जिदें 14th 15th सेंचुरी की हैं। उनसे रजिस्टर्ड डीड मांगना अनरियलिस्टिक है, जिसके जवाब में एसजी ने बस इतना कहा कि पहले रजिस्टर क्यों नहीं किया। जस्टिस विश्वनाथन ने हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट का रेफरेंस दिया। एसजी ने तिरुपति का एग्जाम्पल दिया, जिसको बेंच ने रिलीजियस ट्रस्ट नहीं जनरल ट्रस्ट बोला। अब सीजीआई ने वक्फ बाय यूजर के स्टेटस पर डायरेक्ट सवाल किया। 2025 एक्ट के पहले जो वक्फ बाय यूजर एक्सेप्ट किया गया था, क्या वो अब इनवैलिड हो गया है? तो एसजी मेहता ने कहा कि अगर रजिस्टर्ड है तो नहीं। हालांकि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच को यूनियन के कई आर्गुमेंट सही नहीं लगे, जिसकी वजह से उन्होंने सुनवाई के दौरान एक इंटरिम ऑर्डर पास करने का सजेशन दिया, जिससे कोर्ट रूम में काफी हंगामा मच गया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए गए हैं। पहला, जो प्रॉपर्टीज कोर्ट्स द्वारा वक्फ डिक्लेयर की गई है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, उन्हें मैटर की सुनवाई के दौरान वक्फ के स्टेटस से डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरा, अमेंडमेंट एक्ट का वो प्रोविजो जिसके तहत अगर कलेक्टर ये जांच रहा हो कि प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है या नहीं, तो उस दौरान उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। उस प्रोविजो को अभी लागू नहीं किया जाएगा। और तीसरा, वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी मेंबर्स मुस्लिम्स होने चाहिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़कर। तो कोर्ट ने कहा कि वो 17 अप्रैल 2 बजे इंटरिम ऑर्डर के एस्पेक्ट्स पर पार्टीज की और आर्गुमेंट सुनेंगे। सीजीआई खन्ना पहले ऑर्डर डिक्टेट करने वाले थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और दूसरे रिस्पोंडेंट्स के लॉयर्स के स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने हियरिंग अगले दिन यानी 17 अप्रैल के लिए फिक्स की है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस केस में क्या स्टैंड रख सकती है। तो व्यूअर्स, अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।